हाय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक नए एलिमेंट्री फंक्शन के बारे में जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। सो द एलिमेंट्री फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कुछ लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी शक्ल किस तरह की होती है, ये दिखने में कैसा लगता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल x लिख दिया। ये एक नोटेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है तो हमें यहां पे मेंशन करना होगा। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो हमें यहां पे मेंशन करना होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। शॉर्ट में इसको GIF भी लिखते हैं, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ लोग इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं और फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। अब यहां पे हमने ये कहा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको देख लेते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और जो दूसरा है कुछ लोग इसको शॉर्ट में बॉक्स x भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पढ़ने में लंबा है, लेंथ इसकी लंबी है। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं और उसमें बार बार इसको पढ़ना पड़ रहा है तो ये लंबा पड़ेगा और इज एज कंपेयर टू दिस वन। एक और नाम है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये भी कहते हैं। तो बेसिकली कुछ भी हम पढ़ सकते हैं, हमारे ऊपर है, हम चाहे तो ये शॉर्ट वाला भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो नाम है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, वो जब हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से इसका मतलब समझ में आएगा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इसको क्यों बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। अगर क्या इनपुट रखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। जैसे स्टार्ट अगर हम यहाँ से करें, लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको कि जैसे बॉक्स ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2। तो अगर कोई भी हमने पॉजिटिव इंटीजर एज एन इनपुट डाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर तो ये इसको ज्यों का त्यों आउटपुट निकाल के दे देगा। ऐसे ही कुछ और इंटीजर रखते हैं, जैसे 5 रखा तो ये फिर इनपुट को 5 सेम निकाल देगा। मतलब अगर पॉजिटिव इंटीजर है इनपुट तो आउटपुट भी सेम वही नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ और नंबर लिख लेते हैं 2021। इसका बॉक्स क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। ये भी चूंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है तो सेम आंसर, जैसे यहां पे आउटपुट सेम का सेम है। तो हमने ये देखा कि अगर पॉजिटिव इंटीजर को एज एन इनपुट रखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो आउटपुट क्या होता है, इंटीजर होता है और सेम वही नंबर होता है जो कि इनपुट था। आगे बढ़ते हैं और निगेटिव की कुछ बात करते हैं। जैसे लेट्स से कि -3 रखा, इनपुट हमने -3 रखा तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, वही सेम इंटीजर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर इनपुट हमारा इंटीजर है तो आउटपुट भी वही सेम इंटीजर होगा। और कुछ रख के देख लेते हैं, -7, तो फिर आउटपुट यही सेम इंटीजर होगा क्योंकि इनपुट इंटीजर है। आगे बढ़ते हैं,
कुछ और अच्छी अच्छी वैल्यूज रखते हैं इनपुट में, जैसे 1.7 लेस 1.7। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंटीजर नहीं है, ये वैल्यू नॉन इंटीग्रल वैल्यू है 1.7। तो इस केस में अगर अंदर क्या है अगर इंटीग्रल वैल्यूज हैं तो आउटपुट भी क्या होगा, सेम वही इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अगर इंटीग्रल वैल्यूज नहीं है, इनपुट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, तो उस केस में फ्रैक्शन भी हो सकता है, बस ये है कि इंटीजर्स नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी नंबर लिखा होगा इसके अंदर, इनपुट यहाँ पे 1.7 है तो उससे जस्ट छोटा वाला नंबर होगा, उससे जस्ट छोटा वाला जो नंबर होगा, नंबर नहीं, उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, वो इसका आंसर आएगा। तो 1.7 से जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो क्या है, 1 है। और आगे चलते हैं, जैसे 10.1, इससे जस्ट जो छोटा इंटीजर है, इससे 10.1 से जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो है 10, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 10। और कुछ अच्छी अच्छी वैल्यूज रखते हैं, जैसे लेट्स से रूट टू का बॉक्स क्या होगा, रूट टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1.4 होती है, अप टू 1 डेसिमल प्लेस 1.4 होती है। तो रूट टू 1.4 के इक्वल है, तो 1.4 से जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो क्या है, वो है 1। तो इसका जो बॉक्स हो गया रूट टू का वो 1 हो गया, या रूट टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 1 आ गया। आगे चलते हैं, √3+1, इसका बॉक्स हमें लिखना है, इसके बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7 होती है, 1.7 होती है, +1 2.7, अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है 1.7। 1.7 में 1 ऐड करेंगे तो 2.7, और 2.7 के बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब क्या है, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर विच इज 2, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, वो है 3। ऐसे ही आइलर्स कांस्टेंट का हम चाह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, तो ई की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, तो उससे जस्ट जो छोटा इंटीजर होगा वो है 2। ऐसे ही अगर हम बात करें माइनस पाई, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाह रहे हैं, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, माइनस है, तो -3.14 से जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो क्या है, -4, -2 नहीं है, -2 तो -3.14 से बड़ा इंटीजर है, जस्ट बड़ा इंटीजर है, लेकिन -3.14 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, -4 है। तो ये कुछ चीजें थी कि इनपुट क्या क्या डालेंगे, आउटपुट क्या क्या आएगा। तो हमने क्या देखा कि इनपुट तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, जब पॉजिटिव इंटीजर डालते हैं तो आंसर क्या आता है, आउटपुट क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर ही आता है और सेम का सेम इंटीजर आता है। जब नेगेटिव इंटीजर डालते हैं इनपुट तो बॉक्स की वैल्यू क्या आती है, सेम इंटीजर के बराबर होती है। आगे चलते हैं, जब डेसिमल नंबर है या फ्रैक्शन मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यूज है, तो उसके अंदर जो भी नंबर है उससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा, जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा वो इस बॉक्स की वैल्यू होगी, या ये कहें कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो ऐसे हमने देखा कि बहुत सारे नंबर्स का हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देख लिया। अब अगर हम ये देखें तो क्या इसमें x की कोई वैल्यू रखने में दिक्कत है, हम ये देख रहे हैं कि वी कैन पुट एनी रियल नंबर एज एन इनपुट इन दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कुछ भी हम रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का विल बी ऑल रियल नंबर्स, which is nothing but this open interval। एक और चीज अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि जो आउटपुट आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ध्यान से इस बात को सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, क्योंकि बच्चे इसको लेकर के
थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं। तो अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को जो बेसिक फंडा है उसको समझ लेंगे तो वो परेशानी हमें नहीं होगी। आगे अगर हम आउटपुट देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, -1, 10, 1, 2 है ना, 3, 2, -4 सब कुछ आ रहा है। अच्छा, यहां पे 0 भी रख के देख लेते हैं। 0 रखा नहीं हमने, तो 0 का आउटपुट, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है, तो 0 का आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 का क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो जो भी आउटपुट आ रहा है वो सब के सब क्या है, इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। तो रेंज क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, रेंज क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, वो हो जाएगी आई, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, -1, 0, 1, 2 ... ठीक है। ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो रेंज इस फंक्शन का होगा वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगा। अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं रियल नंबर लाइन पे, लेकिन उससे पहले हम एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अभी तो बिना डेफिनेशन के मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या क्या रखेंगे तो क्या क्या आउटपुट आएगा। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, बॉक्स एक्स is the greatest integer less than or equal to x। इसका मतलब क्या हुआ, this number which is always an integer, this is विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक इंटीजर होगा, सबसे बड़ा इंटीजर होगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये तो इंटीजर आएगा ही, लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है कहने का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स चूज एक्स चूज करते हैं, जैसे 4.7 चूज करते हैं। अब क्या करते हैं, ये क्या कह रहा है कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो अब क्या करते हैं कि इससे सारे छोटे इंटीजर्स लिखते हैं। 4.7 से सारे छोटे इंटीजर लिखते हैं। 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। तो 4.7 से सारे छोटे इंटीजर लिख दिए, लेकिन ये क्या क्या, ये हमेशा क्या आएगा, बॉक्स क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब क्या है, या तो जो हमने एक्स चूज किया है, यहां पे एक्स क्या है, ये है, तो इससे छोटे या इसके बराबर जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो इसका बॉक्स का आंसर आएगा। तो इससे छोटे वाले में सबसे बड़ा इंटीजर क्या, इससे छोटा तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, ये भी इंटीजर, लेकिन इन सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है, इन सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। तो यहां पे बॉक्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहां पे हमने क्या लिया था, एक डेसिमल नंबर लिया था। इस डेफिनेशन को इंटीजर के लिए भी देखते हैं, जैसे 5 लिया हमने, 5 खुद एक इंटीजर है, तो 5 से छोटे सारे इंटीजर लिखते हैं। 3, 2, 1, 0, -1, -2 ऐसे ही आएंगे। ठीक है। तो ये कह रहा है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब यहां पे बाई चांस क्या हो गया कि x एक इंटीजर है, तो x किसके बराबर होगा, तो जो x होगा उससे जितने भी सारे इंटीजर्स होंगे उन सब में सबसे बड़ा हमें चूज करना है, वही बॉक्स की वैल्यू होती है। लेकिन अगर x खुद इंटीजर हो तो अब क्या करेंगे, इन सब में काउंट करेंगे 5 को लेकर के भी।
तो इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, वो 5 है। तो इसलिए बॉक्स 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहां पे जो चूज किया गया था 4.7 से छोटे सारे इंटीजर चूज किए गए। तो चूंकि ये इंटीजर है तो इससे सारे छोटे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा वो बॉक्स x की वैल्यू होगी। ये इंटीजर नहीं था तो इसको छोड़ना पड़ा। यहाँ पे 5x5 है जो खुद एक इंटीजर है, तो इसलिए हमें जो उसके बराबर या उससे छोटे इंटीजर लेने हैं, है ना, 5 को भी इंक्लूड करना है। और इन सारे में से सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो बॉक्स 5 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 5 आंसर आ गया। तो ये एक डेफिनेशन है, क्या कहता है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो 4.7 के केस में इससे सारे छोटे हमने इंटीजर लिखे और उन सारे इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा इंटीजर है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस बॉक्स। इस केस में वो 4 है सबसे बड़ा। जब इंटीजर है तो इंटीजर को ले करके उसको भी काउंट करना है और उससे छोटे सारे इंटीजर्स को भी काउंट करना है और उन सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा जो खुद 5 है। तो इसीलिए हमने जब स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था बॉक्स की वैल्यूज डिफरेंट एक्स के लिए, तो वहां पे जब इंटीजर होता था तो सारी इंटीजर वैल्यूज, मतलब इनपुट अगर इंटीजर होता था तो आउटपुट क्या आ जाता था, सेम इंटीजर आता था। ठीक है, अब क्या है कि विजुअलाइज करते हैं। अभी तक हमने थोड़ा सा हवा में बात की है, अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा रियल लाइन पे विजुअलाइज करते हैं जिससे कि और भी आसान हो जाएगा समझने के लिए। जैसे लेट्स प्लॉट, ये क्या है, ये हमारी रियल लाइन है, इधर को इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इधर को माइनस इंफिनिटी। लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, -2। सपोज कि यहां पे कोई x है हमारा, यहां पे x है, ठीक है। यहां पे अगर x है तो इसका जो बॉक्स होगा वो 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे चूज करूं, लेट्स से मैं चूज करता हूं 1.6, ठीक है, तो 1.6 का जो बॉक्स होगा, 1.6 का जो बॉक्स होगा वो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा। 1.6 का बॉक्स होगा, इससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा जो कि 1 है, तो ये 1 के बराबर होगा। ऐसे ही मैंने यहां पे लिया 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर, तो मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो इस नंबर के जो कि 0 और 1 के बीच में कोई भी इन जनरल नंबर हो सकता है, 1.2, 1.5, 0.5 सॉरी 1.5 नहीं 1.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5, 0.2, 0.3, 0 और 1 के बीच में, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो जैसे हम ई लेते हैं, ई जो होगा, ई आइलर कांस्टेंट, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यहाँ पे नंबर लाइन पे देख रहे हैं, इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसका जो बॉक्स हो जाएगा e = 2 हो जाएगा। अब यहां पे कोई और नंबर लेते हैं, जैसे लेट्स से x की वैल्यू है -1.7, तो 1.7 का जो बॉक्स हो जाएगा, -1.7 का बॉक्स जो हो जाएगा वो -2 के बराबर होगा। इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, -1.7 के जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, -2 है। तो रियल नंबर लाइन पे इंटीजर्स को प्लॉट करके अगर हमें किसी भी x का बॉक्स चाहिए तो वो आसानी से हम पता कर सकते हैं। इसमें आंखों से आसानी से दिखता भी है, तो अगर एक एवरेज बच्चा भी है तो वो भी आसानी से समझ सकता है। आगे बढ़ते हैं, x = लेट्स से कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, बॉक्स 0 की वैल्यू 0 होगी, 0.1 = भी 0 होगा, क्योंकि 0.1 से जस्ट छोटा जो नंबर है, जस्ट छोटा नंबर नहीं, गलती नहीं करना है, जस्ट छोटा इंटीजर वो क्या है, 0 है। ऐसे ही
और वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हैं 0.2, फिर 0 आंसर आएगा। इनपुट 0.3 डाला, फिर आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। 0.4 डाला, फिर 0 आएगा। ऐसे बढ़ते गए 0.9 डाला तब भी 0, 0.99 डाला तब भी 0 आउटपुट, 0.0999 तब भी आउटपुट क्या होगा 0 होगा। अब ज्यों बढ़ते बढ़ते x की वैल्यू 1 होती है, अब इसकी वैल्यू जंप कर जाएगी। यहां तक सब के सब 0 थे, 0 से लेकर बढ़ाते गए थोड़ी थोड़ी वैल्यूज, यहां तक 0.9 1 तक, 1 को छोड़ करके 1 तक सारे बॉक्स की वैल्यूज या सारे नंबर्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ रहे हैं। जब 1 पे पहुंचे तो फौरन वैल्यू जंप हो गई 0 से 1। अब और आगे बढ़ते हैं, 1.1 अगर कैलकुलेट करें तब भी क्या है, इसका बॉक्स क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही 1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है वो 1 है। 1.3 इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या 1 है। बढ़ते जा रहे हैं 1.9, अगेन आंसर विल बी 1.99, आउटपुट विल बी 1, फिर 1.999, फिर आंसर विल बी 1। अब क्या है कि 1 से स्टार्ट करके 2 तक जब चलते रहने पे हमें बॉक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन ज्यों हम 2 पे पहुंचे वैल्यू फौरन जंप कर गई 2 पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या एक रिजल्ट दिख रहा है, अगर कुछ और वैल्यूज भी लिख लेते हैं। 2.1 का बॉक्स क्या होगा 2 होगा, 2.2 का बॉक्स भी 2 होगा। ऐसे ही चलते चलते 2.9 का बॉक्स भी क्या होगा 2 होगा, 2.99 का बॉक्स भी 2 होगा। और ज्यों फौरन 3 पे जाएंगे फौरन वैल्यू जंप करेगी 3 पे। तो यहां से ऑब्जर्वेशन करने पे हमें क्या मिल रहा है, अगर हम ये देखें, अगर x इस इंटरवल में लाई कर रहा है 0 को इंक्लूड करके 1 तक, 0 को इंक्लूड करके बढ़ते बढ़ते 1 तक, 1 को छोड़ करके, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है तो 1 को छोड़ करके अगर इस इंटरवल में हम कोई भी x लेंगे, इस इंटरवल में कोई भी x लेंगे तो इसके बॉक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ऐसे ही अगर इस इंटरवल में, ये बिलोंग्स टू का साइन है, x बिलोंग्स टू 0,1, 0 पे क्लोज्ड इन दिस इंटरवल ना, 0 पे क्लोज्ड है 1 पे ओपन है। इफ x बिलोंग्स टू दिस सेट इन दिस इंटरवल देन बॉक्स ऑफ दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी 0। x कोई भी ले लें, इस इंटरवल का कोई भी एलिमेंट चूज कर लें, कोई भी x ले लें, उसके बॉक्स की वैल्यू, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू विल ऑलवेज बी 0। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, 1 से स्टार्ट करें 2 तक जाएं तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। हमने क्या देखा, 1 से स्टार्ट किया था, बढ़ते 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 2 तक गए, 2 को छोड़ करके, 2 पे तो वैल्यू जंप कर जा रही है तो यहाँ पे 1। ऐसे ही x बिलोंग्स टू 2 से स्टार्ट करते हैं 3 तक पहुंचते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब क्या है कि x इसमें से कोई भी नंबर अगर चूज करते हैं इस इंटरवल में से तो उसके बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और कुछ ले लेते हैं, 3, 4 ओपन तो इसके बॉक्स की, x के बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऐसे हमने पॉजिटिव लिया, ऐसे ही कुछ निगेटिव लेके देखते हैं। अगर x -1,0 इसमें है, x अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो इसके बॉक्स की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, है ना। -1 रियल लाइन पे क्या था, ये -1 है, ये 0 है। अगर यहाँ पे हम कोई भी नंबर लें -1 और 0 के बीच में, तो -1 और 0 के बीच में तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर -1 है तो उसकी वैल्यू -1 होगी। ऐसे ही अगर x अगर हम लें -2 से -1
तो इसके बॉक्स की वैल्यू क्या होगी -2। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ सर्टेन इंटरवल में बॉक्स की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब हम डिफाइन करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पीस वाइज। इसका मतलब क्या है अभी देखते हैं कि कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसको रीडिफाइन करके, वैसे जरूरत नहीं है जो एनसीईआरटी में जो जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है एक करली ब्रैकेट में, सिंगल करली ब्रैकेट में, वो मैं यूज करने जा रहा हूं 11, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में। तो यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल टू, अब यहां पे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये जीरो कब है, ये जीरो कब है, जब यहां पे तो चाहे तो इसको ऐसे लिख लें, जीरो से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वन वैल्यू कब आ रही है, वन वैल्यू कब आ रही है, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 1 and 2। टू वैल्यू कब आ रही है, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 2 and 3। ध्यान देना है कि यहां पे लेफ्ट में हर जगह क्या क्लोज्ड ब्रैकेट है और राइट में क्या है, ओपन ब्रैकेट है। और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या आएगा, 3 आएगा, और ये हो जाएगा व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 3 and 4, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इधर चलते हैं, अगर -1 एक्स लाइज बिटवीन -1 and 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ऐसे ही -2 -1, तो इसका आंसर आएगा -2, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो एनसीईआरटी बुक में इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का की डेफिनेशन पीस वाइज करके दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, कांस्टेंट है। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 है, मतलब y इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन होगा इस पर्टिकुलर इंटरवल में, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि y इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 इस इंटरवल में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इस इंटरवल में। और इसी तरह से इस इंटरवल में y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का एक पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इस इंटरवल में, और y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है इस इंटरवल में। और इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि है y इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसको देखते हुए हम क्या करेंगे कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब तक हमने क्या क्या समझा, क्या इनपुट देंगे क्या आउटपुट आएगा, इनपुट देने पे क्या आउटपुट आएगा ये समझा, और उस एनालिसिस के बेस पे हमने ये भी जाना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। और अब इस तरह से हमने प्रॉपर्ली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन कर लिया है उसके डेफिनेशन के बेस पे। अब इसको देख करके हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पे हम प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3। तो ये क्या हो गया, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 -1 -2 एंड -3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। इस इंटरवल में सबसे पहले इस इंटरवल में हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में 0 और 1 में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, कब, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 and 1। तो ये हमें क्या करना है, y इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि y इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। लेकिन
रेस्ट्रिक्शन क्या है कि x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि x एक्सिस है उसमें से इतना पोर्शन कट कर लेना है 0 और 1 के बीच में। तो यहां पे 0 रखेंगे, 0 पे तो 0 है, तो इतनी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी और यहां पे हमें क्या देना पड़ेगा, ओपन सर्कल देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 है जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। और ये कब है, y इज इक्वल टू 2 कब है, नहीं 1 को पहले करेंगे 1। और ये कब है, व्हेन x lies between 1 and 2, when x lies between 1 and 2। तो बेसिकली क्या है, y इज इक्वल टू 1 है। ऐसे लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 1 है। लेकिन कितने पे हमें लेना, इस लाइन का कौन सा पोर्शन लेना, y इज इक्वल टू 1 का कितना पोर्शन लेना है, 1 और 2 के बीच वाला पोर्शन लेना है। तो 1 और 2 के बीच वाला पोर्शन लेना है। ये वाला पोर्शन हमें ले लेना है। आगे और बढ़ते हैं इस पे, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 कितना पोर्शन लेना है, 2 और 3 के बीच में ले लेना है। और ये याद रखना है कि मैं कहां पे ये सॉलिड सर्कल बना रहा हूं और यहां पे कहां पे ओपन सर्कल बना रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या, जब हमने 0 लिया तो 1 से जस्ट लेस देन तक तो ये 0 है, लेकिन जो 1 होता है फौरन जंप करके 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की 1 हो जाएगी। तो 1 पे जंप करके 1 बन जाता है, इसलिए यहाँ पे 1 पे हमने सॉलिड बना दिया। फिर उसके आगे तक 1 रहता है। फिर ज्यों 2 आएगा फिर एग्जैक्टली 2 पे क्या हो जाएगा, ये जंप कर जाएगा। इसको हटा देंगे और फिर यहाँ पे ओपन, और ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता रहेगा 3। और अगर इधर देखें नीचे की तरफ तो -1, y इज इक्वल टू -1, ये कब है, when x lies between -1 and 0, तो y इज इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से पूरी ड्रॉ कर लेंगे। उसमें से कितना पोर्शन कट करेंगे, y इज इक्वल टू -1 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसमें से कितना पोर्शन कट करेंगे, -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में। तो -1 पे वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 आती है, और 0 से जस्ट छोटे से स्टार्ट होकर के डायरेक्ट जंपिंग होती है और -1 वैल्यू देता है वो। तो इसलिए यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे ओपन है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन अनफिल्ड सर्कल, यहाँ पे फील्ड, फिर ऐसे ये 3 है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। अगर हम ध्यान से देखें ये ऐसा लग रहा है कि सीढ़ियां हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इस पे चढ़ रहे हैं। इसी के बेस के, इसी को देखते हुए मैथमेटिशियन ने इसका नाम रखा था, इस फंक्शन का नाम स्टेप फंक्शन, क्योंकि बिल्कुल ये स्टेप की तरह से है, सीढ़ियों की तरह से है। ठीक है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी लिखते हैं इसकी। अब हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो हमें क्या क्या बेसिकली याद करना होता है, हमें चूंकि ये ग्राफ का चैप्टर है तो ग्राफ से रिलेटेड क्या, हमें डोमेन पता होनी चाहिए उस ग्राफ की, इस फंक्शन के ग्राफ की रेंज पता होनी चाहिए, उसका ग्राफ याद होना चाहिए एग्जैक्टली